नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीके जीएस के, उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है? महासागरीय धाराएं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? महासागरीय जल धाराएं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अगर आपने इसके पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है उसको अगर आप देखे नहीं हैं तो आप जाकर प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि आपके और सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या है कि एक नीनो एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर और ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। कहाँ पे? प्रशांत महासागर। आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को अगर समझे रहेंगे तो आपको आसानी होगी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या है डिस्क्रिप्शन? कि अल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है और अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। क्या? एक जलवायु क्लाइमेटिक पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाती है। क्या? तापन की स्थिति को दर्शाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो जल संधियां एवं महासागरीय गर्त से रिलेटेड रहेंगी। क्या? जल संधियां और महासागरीय गर्त से रिलेटेड रहेंगी। मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। तो क्या डिस्क्रिप्शन है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है। यह पनामा देश में स्थित है। कहाँ पे? पनामा देश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो वायुमंडल का संगठन है उसके से रिलेटेड रहेगा। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल और ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल जो राइट ऑप्शन सी होगा, जो कि ज़्यादा ठंडा है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन से और भी सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग -58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक फैली है। कहाँ तक फैली है? 85 किलोमीटर तक फैली है। और उसके बाद फिर क्या है? इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? -90 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद वायुमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है। इस प्रकार अभी विकल्प सी सही होगा। क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था या टीआरई 2 में, ठीक है। क्या पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह के ऊपर ओर
की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल मेसोस्फीयर, ताप मंडल आयन मंडल आयनोस्फीयर या बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन तथा संचार तथा चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी काल वैशाखी, ऑप्शन सी मानसून से पहले की वर्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाला वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन ए एशिया माइनर, ऑप्शन बी एशिया पश्चिमी एशिया, ऑप्शन सी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट, क्या? तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में बारिश लाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की से माध्यम वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात लाने के सहायक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात लाने में सहायक होता है। वन एवं मृदा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, वन एवं मृदा के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए अनाच्छादन के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रेड उन्नयन के द्वारा, ऑप्शन सी अपक्षय के द्वारा और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी अपक्षय के द्वारा। किसके द्वारा? वेदरिंग के द्वारा, मौसम के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है और अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये इससे खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मोर देन ऑप्शन ई क्या है? नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय उदाहरण, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी क्या है? गैर नवीकरणीय और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ओके फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय। क्या? गैर नवीकरणीय। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से देखिए कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकाश के संसाधनों के उदाहरण हैं। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। ये पृथ्वी में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, खनिज आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन ए सिलिका और एल्युमिनियम,
ऑप्शन बी सिलिका और निकिल, ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी क्या होगा सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा कि किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय पर्पटी कहते हैं। महासागरीय पर्पटी के भाग में पे पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम हैं। इसकी ऊंचाई मार्च 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कार्यांतरित चट्टानों का अभाव, इसके विपरीत महाद्वीपीय भूपटि में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व कार्यांतरित चट्टानों का प्रधानता है। इस प्रॉपर्टी की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मानव प्रजातियों से रिलेटेड रहेंगे। क्या पे मानव प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या है मानव प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात होता है। क्या मानव भूमि अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई बी, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति देखो। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को भी ध्यान से समझ लीजिए। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में समानता उन देशों की जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस तरीके में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि एवं पशुपालन के बारे में डिस्कस। क्या कृषि एवं पशुपालन? कृषि और पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि सुनहरा रेशा अभिप्राय है। गोल्डन फाइबर किसको बताता है? ऑप्शन ए चाय को, ऑप्शन बी कपास को, ऑप्शन सी पटसन को, जूट को, ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ दी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सी जूट, मतलब पटसन को बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझ लीजिए। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा का अभिप्राय पटसन जूट से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशे के से अभिहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। चलवासी का तंबू कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या है किजसी, ऑप्शन बी क्लोंग, ऑप्शन सी जो है क्लूफ और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए किजसी। क्या हो जाएगा? किजसी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि बलूचिस्तान में चलवासी खानाबदोशी का तंबू किजसी कहलाता है। खानाबदोश के रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक दूसरे से एक स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या ध्यान से देखिएगा कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। संबंधित देश का सही युग्म है। ऑप्शन ए क्या चीना बांग्लादेश, ऑप्शन बी जो है मिल्पा रेडेसिया जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी लद्दाख मलेशिया, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख मलेशिया जो है कि सही युग्म है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन ये है कि स्थानांतरित अथवा ज़ूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा लद्दाख नाम से जाना जाता है। इसे श्रीलंका में चेन्ना, मैक्सिको में मिल्पा तथा कोमिले, थाईलैंड में तमराई और म्यांमार में तुंगिया कांगो में मसोने तथा आदि नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है और कौन कौन सी है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे TRE 1 में। ठीक है, बेबर दहियार बुंदेलखंड में और दीपा जो बस्तर जिला में और बन्ना जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू जो है आंध्र प्रदेश में, कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन विविध के बारे में डिस्कस करते हैं। विविध को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पानी चिकनी मिट्टी को काटता है। पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए क्या है गली कटाव, ऑप्शन बी सीट क्षरण, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक
और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गली कटाव। क्या हो जाएगा, गली कटाव, गुली इरोजन। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और मृदा अपरदन के प्रमुख चरण बूंद बूंद अपरदन, परत अपरदन, सीट इरोजन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, धारा चैनल और अपरदन, स्ट्रीम चैनल इलेक्शन और अवनालिका अपरदन, गली कटाव से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल, यमुना दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात में खंबात की खाड़ी आदि रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 38 दिया हो कि निछालन प्रक्रिया संबंधित है, निछालन प्रक्रिया संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या है, भारी वर्षा क्षेत्र से। ऑप्शन बी है खनिज और मिट्टी से। ऑप्शन सी क्या है, पौधों की जड़ों से। ऑप्शन डी क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ऑप्शन ई क्या है, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निछालन कहते हैं। और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। क्या, जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, इस तरह के क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। क्या, इस तरह के क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ऑप्शन ए पवन द्वारा, ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन सी बर्फ द्वारा, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मीन्स बर्फ द्वारा बनती है। किसके, बर्फ द्वारा, स्नो एक्शन के द्वारा बनती हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि स्टैलेक्टाइट कंदराओं में चूने युक्त जल से टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे रंग स्तंभ भूमि संरचना का निर्माण होता है, तो इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टैलेग्माइट कहलाती है। जब कभी स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंदरा स्तंभ बोलते हैं। रोहतास पठार, कुटुम, मसर गुफा, चित्रकूट आदि ये कंदराएं पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट खोज करता है, सूची सेकंड जन्म स्थान है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस है। उसके बाद जैक्स कार्टियर है, सर फ्रांसिस ड्रेक है, फर्डिनांड मैगलन है। ऑप्शन मतलब पुर्तगाल है, और यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, फ्रांस है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आइए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ 3 4 2 1, ऑप्शन बी 1 2 4 3, और ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 1 4 2 3। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स 3 4 2 1। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली का रहने वाला था, जैक्स कार्टियर फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद क्या है, सर फ्रांसिस ड्रेक जो है यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के रहने वाले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा कि थार्ड महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए चिली में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी म्यांमार में। ओके फ्रेंड्स, आइए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी म्यांमार में। कहाँ पे, म्यांमार में राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा कि थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। थांडी ग्यूट महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन ए निष्खलन, सबडक्शन, ऑप्शन बी क्या है भूकंप, ऑप्शन सी क्या समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन डी क्या संवहन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
राइट ऑप्शन ऑप्शन सी में समुद्र तल का फैलाव। क्या समुद्र तल का फैलाव? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानिक हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य महासागर की चोटियों पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है, और जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यह नई परत का निर्माण होता है। चूँकि यह प्रक्रिया चलती रहती है, क्या हो, यह प्रक्रिया चलती रहती है और जिससे नई परतें बनती रहती हैं। अब जनसंख्या नगरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख मुख्य कारक क्या हैं? ऑप्शन ए जन्म मृत्यु एवं विवाह, ऑप्शन बी क्या है, जन्म मृत्यु एवं प्रवास, ऑप्शन सी क्या है, जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बर्थ डेट एंड माइग्रेशन। क्या बर्थ डेट है माइग्रेशन, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। जन्म मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ध्यान से देखिएगा। क्रिया है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए लिंगानुपात, ऑप्शन बी जो है साक्षरता, ऑप्शन सी क्या है, जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन ये है कि फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी जो है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, ऑप्शन सी क्या है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन डी क्या है, यूएनडीपी के द्वारा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। क्या, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में इसका स्थान 17वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में से 127वां है, और आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के गया जिले का वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, 5,98,000, और ऑप्शन बी क्या है, 3,20,000। उसके बाद फिर ऑप्शन सी क्या है, 7,80,000। उसके बाद ऑप्शन डी क्या है, 2,34,000। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, गया के बारे में पूछा गया तो मीन्स इसका राइट ऑप्शन 43,000 होना चाहिए, और कुछ में 43,000 करके होना चाहिए। ठीक है, बट ये कि इसमें दिया नहीं गया तो इसलिए ये इसका स्टार लगा करके क्या दिया गया, डिस्क्रिप्शन ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। इस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 43,91,418 थी, और गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 था। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। क्या किया गया था, बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, यह शिशु के जन्म से लेकर के ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्या है, यह 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। कितना थी, 30 थी। ओके फ्रेंड्स, आइए और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI ने के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम MASRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु
मृत्यु दर वाला राज्य बना है, सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य बना है। ओके फ्रेंड्स, आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या है कि 1 2 ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी क्या है 2 और 1 और 4। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो और बेटर रहेगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है, यह शिशु के जन्म से लेकर के ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। और सेकंड क्या है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है, नंबर 4 ये दिया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 48/1000 वाला राज्य था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए गोवा होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन ए गोवा होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा समझ से कि गोवा राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और यह सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि दर, ऑप्शन बी जन्म दर के द्वारा, ऑप्शन सी सीमित संसाधन, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीमित संसाधन। क्या है, सीमित संसाधन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि जनसंख्या जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र की सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या है कि ऑटोमोबाइल्स, क्या ऑटोमोबाइल्स निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी क्या है कैडमियम, ऑप्शन सी क्या है लेड और ऑप्शन डी क्या मोर देन द अबव, और ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा जो है कि इसमें से ज़्यादा निकलता है डीजल पेट्रोल में से। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि सीसा लेड ऑटोमोबाइल्स निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसकी शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रभाव भी शामिल है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन ए पारिस्थितिकी अशांति, ऑप्शन बी तबाही, और ऑप्शन सी क्या है पारिस्थितिकी पर क्षरण, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इस पारिस्थितिकी क्षरण। क्या पारिस्थितिकी क्षरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका डिस्क्रिप्शन क्या, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी क्षरण इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहलाता है। पारिस्थितिकी क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत, भवन व स्मारक प्रतिकूल का प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक सिंह युक्त गैंडे का गृह राज्य क्या है। ऑप्शन ए क्या है गुजरात, ऑप्शन बी क्या है केरला, और ऑप्शन सी क्या है असम, ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी असम हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक सिंग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसकी प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सिंग वाले गैंडे की पहचान एक एकल काले सिंग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग के साथ होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय राज्य है उद्यान असम का एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे
IUCN की लाल सूची में और सुरक्षित भी के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलेगी इसमें से। और मैं बता दूं कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।